नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम जो फ्लैट होते हैं, फ्लैट मालिकों के हक की यहाँ पर बात करने वाले हैं और इससे जुड़े रेरा कानूनी की बात भी यहाँ पर करेंगे। साथ में इस मसले से जुड़ी जानकारी भी आपको देने वाले हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2017 में एक एक्ट लागू किया था जिसके अंतर्गत रियल एस्टेट अर्थात जमीन या प्रॉपर्टी से संबंधित सभी गैर कानूनी कार्यों को प्रतिबंधित किया जाना था। इस एक्ट का नाम रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट या रेरा रखा गया। लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलर गैर कानूनी रूप से कस्टमर के पैसे से यहाँ पर फ्लैट्स लेते हैं और घटिया क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन उनको दिया जाता है। साथ में फ्लैट आवंटन में देरी भी होती है। इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिए और बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए रेरा लागू किया गया। रेरा कानून क्या है, नियम क्या है और इसमें शिकायत कैसे करें, इस बारे में आपको हम आज विस्तार से बताएंगे। तो ये थी रेरा से जुड़ी हुई बुनियादी कानूनी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। आज हमारे साथ विद्योत्तमा झा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो आपको रेरा के तमाम नियम, कायदे, कानून की जानकारी आपको देंगी। अगर आपका रेरा या फ्लैट खरीदारी से जुड़ी कोई भी समस्या से जुड़ा हुआ सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल करें। नंबर है 012061279337 और 012061279338। तो फ्लैट खरीदारी के हक पर जो कानूनी जानकारी है उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे और आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुली हुई हैं। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट या रेरा आखिरकार लाया क्यों गया, इस बारे में विस्तार से जानकारी दें। रेरा जो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये मार्च 2016 में आया था और इसका पर्पस था कि जो भी फ्रॉड हो रहा है मार्केट में, फ्लैट बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक, या कोई भी इश्यूज जो होम बायर्स को फेस करने पड़ रहे हैं, इनफैक्ट रियल एस्टेट के फील्ड में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस के लिए इसको लाया गया था। और जिस भी तरह के इश्यूज होम बायर्स की तरफ से हो रहे हो, बिल्डर्स की तरफ से या अदरवाइज वाइस वर्सा हो रहा हो, तो उसको टेक केयर करने के लिए आया था। जी, रेरा के तहत ग्राहक कहां और कैसे शिकायत करें, इसके बारे में भी हमारे तमाम दर्शकों को आप जानकारी दें आज। रेरा के तहत वहीं पर एक कंप्लेंट का मैकेनिज्म है, उसी में वहीं पर वो कर सकते हैं। अगर वहां नहीं सुनवाई होती है तो रेरा के एपेलेट अथॉरिटी जा सकते हैं और साइमल्टेनियसली अगर उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो कंज्यूमर फोरम है, आपके कोर्ट्स हैं, एनसीएलटी, हाई कोर्ट वगैरह वगैरह। तो लेकिन ये है कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। पहले आपको स्टेप बाय स्टेप फिक्स प्रोसेस होता है हर चीज का। पहले आपको रेरा में खुद रिजॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ती है। अगर वहां मैटर सॉल्व नहीं होता है तो आप एपेलेट अथॉरिटी जाते हैं। अगर एपेलेट अथॉरिटी से भी बाहर हो जाती है बात, वहां पे भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो फिर आप ऑब्वियसली कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। और आपके पास सब कुछ होना चाहिए। आपके पास एप्लीकेंट जो कोई भी है उसके पास सब कुछ होना चाहिए। जैसे आपका कौन से प्रोजेक्ट की बात करें, एग्जैक्टली क्या इशू है आपका, उसके ग्राउंड क्या क्या है और किस जो कुछ भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट है, सारे डिटेल्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप वहां जाएं। जी विद्योत्मा जी, मेरा एक निवेदन है आपसे कि अगर आपके आसपास टीवी चल रहा है तो प्लीज उसकी वॉल्यूम आप कम कर दें, अगर आपके आसपास चल रहा है तो, क्योंकि आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है।
हमारे दर्शकों से हम आज यहाँ पर जिस विषय पर बात कर रहे हैं रेरा को लेकर, उनसे एक बार फिर से यही अपील करना चाहेंगे कि इस मामले से संबंधित अगर कोई भी जानकारी, कानूनी सलाह आप लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल करें 0120612793 और 0120612793 तो फ्लैट खरीदारी के हक पर कानूनी जानकारी के लिए आप कॉल करें। और विद्योत्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमें जानकारी दे रही हैं आज के विषय पर। मैम ये भी बताएं कि रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्या कुछ रोल होता है? इनका रोल होता है एग्जामिन करना कि जो इश्यूज आए हैं उसको, उसके बाद सिविल कोर्ट की तरफ फंक्शन करना होता है, उसके एस्टैब्लिशमेंट को देखना होता है, डेटा जो कोई भी जो प्रोमोटर्स की तरफ से जो बुक ऑफ अकाउंट्स होता है उसको देखना होता है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रेक्टिफाई करना होता है, पेनल्टीज हो, इंटरेस्ट हो या ऑलर्टिस पे हो, एजेंट्स पे हो या प्रमोटर्स पे हो, उसको अगर उस ऑर्डर पास करना होता है कि उसके ऊपर लगाया जाए ना लगाया जाए, और कितना किस पे कितनी पेनल्टी लगेगी, कितना किसको पनिशमेंट मिलेगा नॉन कंप्लायंस के लिए, ये सारा देखना होता है। अच्छा, शिकायत करने पर रेरा क्या कुछ कार्रवाई कर सकता है, इसको भी थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आज का ये विषय ऐसा है कि हर व्यक्ति, हर दर्शक इसको अच्छे से समझना चाहता है। जी, रेरा जो है शिकायत करने पर, जैसा कि मैं बता रही हूँ बार बार कि रेरा अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन अगर वहां पर आपके इश्यूज नहीं रिजॉल्व होते तो आप हायर अथॉरिटीज के पास जा सकते हैं, और वहाँ तभी जाए जब आपके पास सारे डिटेल्स हो सारे, और उसके बाद आपके रेरा के पास पावर्स हैं कि वो क्रिमिनल केस तक बिल्डर्स के अगेंस्ट या प्रमोटर्स के अगेंस्ट क्रिमिनल केस तक कर सकते हैं हाई कोर्ट में जाकर, और वहां से उनके अनएथिकल बिहेवियर के लिए, उनको नॉन कॉम्प्लायंस के लिए, हर चीज के लिए सू कर सकते हैं और मनी बैक ले सकते हैं, रिफंड करा सकते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया, और मेरा सवाल भी आपसे यही था कि अगर रेरा में शिकायत करने पर रेरा से मदद मिल रही है तो कई बार होता है कि मिलती है, कई बार होता है कि नहीं मिलती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ करना चाहिए, ये थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। रेरा से मदद मिलती है और उसमें क्लॉज 14 सेक्शन 14 क्लॉज 3 के अंदर बिल्डर और डेवलपर के लिए किस तरह से एक्शन लेना है, कहाँ पर जो भी डिफेक्ट्स है वो उसको किस तरह से बिल्डर्स को देखना होगा, इस बारे में दिया गया है। तो रेरा में सारे क्लॉजेस सब कुछ दिया हुआ है कि बिल्डर्स को बहुत ज्यादा छूट नहीं दी गई है, प्रमोटर्स को, दोनों को, क्योंकि बिल्डर्स और प्रमोटर्स में ज्यादा फर्क नहीं है, उसको एक कवर में ही रखा गया दोनों को, तो ज्यादा छूट नहीं दी गई है। तो रेरा इज इटसेल्फ सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ ऑल द फ्लॉज और ऑल द कंप्लेंट्स और एवरीथिंग। क्रिमिनल केस तक बन सकता है, और आप जहां भी आपको सूट करे, जिस कोर्ट आप जाना चाहो, इतनी छूट है आपको। सेकेंडली कि रेरा ने बहुत अच्छा, जो मैं भी सेक्शन 14 क्लॉज 3 बता रही थी, उसके तहत 5 साल का टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, जो पहले 2 साल हुआ करता था, उसमें 5 साल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो बिल्डिंग में तो उस तक के लिए आप उसको वहां कंप्लेन कर सकते हो और उसको एड्रेस करना ही पड़ेगा। रेरा से पूरी मदद मिलती है, कभी कभार कुछ केसेस में डिले हो सकता है। पूरी मदद मिलती है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह भी था कि अगर शिकायत करने पर भी रेरा से मदद नहीं मिल रही है तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? मैंने अभी जवाब दिया था आपको, एंड प्लेन एंड सिंपल है कि आपको अगर रेरा से अगर नहीं मिल रहा है, रेरा एपेलेट अथॉरिटी जा सकते हैं। रेरा एपेलेट अथॉरिटी से नहीं मिल रहा है तो आप फिर हायर अथॉरिटीज लाइक एनसीएलटी, कंज्यूमर फोरम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन उस वहां तक पहुंचने के लिए किस तरीके से, क्या माध्यम होगा, कैसे जाएं, क्योंकि आम जनता को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होती नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो कुछ भी आपके ग्रीवेंसेस हैं या उनकी तरफ से जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं जिसके जो वहां पर काम आ सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का एड्रेस हो, चाहे आपके रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हो, बैंक डिटेल्स हो, सब कुछ लेकर आपको एक लॉयर के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद आप एक प्रॉपर कंप्लेंट ड्राफ्ट कराएंगे एंड देन आप अपना केस डालना पड़ेगा आपको। अगर आप हायर अथॉरिटीज के पास जाते हैं तो सिर्फ रेरा तक अगर बात हो रही है तो हो सकता है कि नॉर्मल कंप्लेंट करने से भी हो जाए,
आपको लॉयर की जरूरत ना पड़े, बट अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो आपको लॉयर की जरूरत पड़ेगी, एंड तब प्रॉपर चैनल के थ्रू आपका काम होगा। चलिए, मैं आपसे अगला सवाल करूं उससे पहले एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों को यहाँ बताना चाहेंगे कि आज के विषय को लेकर आप भी कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप आज के विषय पर जानकारी ले सकते हैं, कानूनी सलाह ले सकते हैं। मैम, ये भी बताएं कि फ्लैट या संपत्ति के बुकिंग की राशि के बारे में जो नियम है वो क्या कुछ है, और नियम है कि रेरा अधिनियम आने से 10% से अधिक भुगतान के लिए डेवलपर्स को अब समझौता करना पड़ेगा। इसको विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। जी, 2 अकाउंट बनाए जाएंगे और डेवलपर्स जो हैं, बिल्डर्स जो हैं, उनको 2 अकाउंट में मनी को डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज जो उनके पास पैसे होंगे वो सिर्फ 10% होंगे प्रोजेक्ट के, और बाकी जो 70 to 80% मनी है वो अकाउंट में डिपॉजिटेड होगा, सेपरेट अकाउंट में। उनको सारा पैसा एक बार में नहीं दिया जाएगा, उनको पार्ट्स में दिया जाएगा। एज जब भी वो प्रॉपर्टी का जितना डेवलपमेंट करते जाएंगे उसके हिसाब से उनको पैसे दिए जाएंगे, सो दैट कोई फ्रॉड ना हो, और जो बायर्स हैं उनको किसी तरह की आगे चल के अगर परेशानी हो तो पैसे इंटैक्ट रहें। अच्छा विद्योत्मा जी, प्रोजेक्ट के वितरण में देरी पर मुआवजे का प्रावधान है। किस दर से मुआवजा तय होता है? क्या बिल्डर को ब्याज भी देना पड़ सकता है, और किन हालातों में मुआवजा मिलता है? मुआवजा नहीं मिलने पर बिल्डर पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? 5% तक का रखा गया है पहले तो, और उसको बढ़ाकर 10% तक जा सकता है, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रखा गया है इसे। तो अगर टाइम पर बिल्डर नहीं डिलीवर करते हैं तो उनको सजा तक हो सकती है, और उनको ये जो इंटरेस्ट रेट है वो, जैसा कि मैंने कहा, 5 to 10%, वो उसी समय अंतराल को देखते हुए बढ़ाया जाएगा, और नॉन कॉम्प्लायंस के लिए 1 ईयर तक का या 2 से 3 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट तक है। मैम, आपसे सवाल अब मेरा अगला यहाँ पर ये है कि रेरा अधिनियम के तहत बिल्डिंग में किसी भी तरह की खराबी के लिए 5 साल की वारंटी के तहत उसमें सुधार कराने की जिम्मेदारी बिल्डर की होगी। इसको लेकर भी थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, पहले ये 2 साल की समय सीमा बनाई गई थी, जो रेरा के आने के बाद ये सेक्शन 14 क्लॉज 3 के अंदर दिया गया है प्रावधान कि 5 साल तक की अवधि होगी, और इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज जो होंगे उसके लिए बिल्डर जिम्मेदार होगा, उसको सही करके देना उसका काम है, और 30 दिन के अंदर इसकी सुनवाई होनी चाहिए। नहीं होने पर इस पे एक्शन लिया जा सकता है। जी, परियोजनाओं के पंजीकरण के संबंध में भी बताएं हमारे तमाम दर्शकों को कि क्या कुछ नियम, क्या कुछ कानून है, फ्लैट खरीदार को इससे कैसे फायदा होगा? फ्लैट खरीदार को जो ये प्रोजेक्ट रजिस्टर होने से फायदा ये है कि प्रोजेक्ट के सारे ये रेरा के अंतर्गत ही रजिस्टर होंगे, और रेरा का जो प्राइमरी गोल है वो डिलेज को रोकना है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन को इसमें मैंडेटरी बनाया गया है, ताकि, और उसके बाद ये जो 70% वो रख रहे हैं कि 70% अप्रोक्सीमेटली जो मनी उनके पास वो दूसरे अकाउंट में रख रहे हैं, और एक लिमिटेड अमाउंट बिल्डर्स को दे रहे हैं, सो दैट बायर्स सेफ हैंड्स में रहे। बायर्स को कल को अगर ऐसी कोई बात होती है तो बायर्स को इतना बड़ा नुकसान ना हो, उनको मनी रिफंड किया जा सके। इसलिए रजिस्ट्रेशन को बहुत जरूरी बताया गया, और इसलिए ये बहुत बेनिफिशियल भी है। अच्छा, कई बार हमने देखा है कि जो ग्राहक होते हैं वो तो बिल्डरों की शिकायत करते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा भी प्रावधान है कि बिल्डर भी ग्राहकों की शिकायत कर सकता है? अगर कर सकता है तो कब और कैसे? जनरली तो ग्राहक ही करता है, लेकिन ये कॉन्करेंट है, क्योंकि कई बार ग्राहक अगर फेल करता है मान लो पेमेंट में, तो पेनल्टी उनको भी 5% की देनी पड़ेगी आगे जाकर। और अगर कोई जो एपेलेट ट्राइब्यूनल से कोई ऑर्डर आया है उसको वो अनदेखा करते हैं या उसको की अवमानना करते हैं उसकी, तो इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर तक का हो सकता है, और या फिर 10% जो अप्रोक्सीमेट चार्जेस बनेंगे, जो अमाउंट होगा मनी का वो उस प्रोजेक्ट का, वो उनको देना पड़ सकता है। एक और अहम सवाल, नए रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण अधिनियम के नियमों के तहत प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर और बिल्डर, जैसा शुरू में भी मैंने कहा था, हाँ। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता। कोई भी जो प्रोजेक्ट डेवलप करता है और सेल करता है वो इस कैटेगरी में आता है,
और सेक्शन 11 क्लॉज 4 जो है रेरा का, वो इसको प्रमोटर को एक कैटेगरी में डालता है जिसका काम होता है एग्जीक्यूट करना कन्वेंस को, जिसका मतलब होता है हैंडिंग ओवर द प्रॉपर्टी टू द लीगली टू द होम बायर्स, और वो उस या फिर अलॉटी जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसको देना। तो प्रमोटर वही होते हैं। बिल्डर भी प्रमोटर हो सकता है, और प्रमोटर एक अलग से भी एक वहां पर बिल्डर जो है एक प्रमोटर को वहां पर डिप्यूट कर सकता है कि आप इस पर्पस के लिए, सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए लायबल रहेंगे, आपकी ये जिम्मेदारी है। प्रमोटर को लेकर एक और सवाल मेरे मन में है, लेकिन एक बार फिर हमारे तमाम दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि आज के विषय को लेकर आप भी फोन कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। फ्लैट खरीदारों के हक पर कानूनी जानकारी लगातार हमें विद्योत्मा जी दे रही हैं। मैम, अगला सवाल यहाँ पर यह है कि अनुसूचित बैंक खाते में जमा खरीदार के पैसे को प्रमोटर कब निकाल सकता है? प्रमोटर तब निकाल सकता है जब डेजिग्नेटेड बैंक के, मैंने आपको बताया, दो अकाउंट बनाए जाते हैं, दोनों में पैसे को बांटा जाता है, सो दैट किसी तरह का फ्रॉड या किसी तरह का कोई भी तरह की बात अगर होती है फ्यूचर में तो ग्राहक को कोई नुकसान ना हो। और ये मैंडेटरी बनाया गया, एटलीस्ट अप टू 70% जो अमाउंट है उसको डिपॉजिट करना पड़ता है। तो उसको विड्रॉ करने का एक समय सीमा बनाया गया है कि जब 70% तक मनी जो है वो यूज हो जाता है, सॉरी, जब आपका प्रोजेक्ट का एक लेवल तक डेवलपमेंट हो जाता है और आप ये प्रूव कर पाते हो कि इतना हमारा काम हो गया है, और इसके बाद प्रोजेक्ट का सारा रिपोर्ट आप देते हो, उसके बाद आप मनी विड्रॉ कर सकते हो फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट और फॉर अदर वर्क रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। वैसे तो आप प्रमोटर के बारे में काफी कुछ बता ही चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपसे हम यहाँ जानना चाहेंगे कि और उनकी क्या क्या मुख्य भूमिका होती है, क्या कुछ उनकी जिम्मेदारी होती है, बीमा के संबंध में प्रमोटर क्या करने के लिए बाध्य हैं? इसके बारे में हमारा रेरा एक्ट के सेक्शन 16 में, चैप्टर 3 सेक्शन 16 में बहुत क्लियरली दिया गया है कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो obtain such insurances as may be notified by the government, appropriate government, जो भी स्टेट है, हर स्टेट में अलग अलग अथॉरिटीज चल रही हैं। ये कोई नेशनल वो नहीं है कि एक स्टेट के लिए जो है वही दूसरे स्टेट के लिए होगा। सबसे पहले ये महाराष्ट्र में आया था, फिर दूसरे स्टेट्स ने फॉलो किया है, पर सबसे ज्यादा डेवलप्ड ये उत्तर प्रदेश का है। तो जो भी कोई गवर्नमेंट है उससे जो भी नोटिफाई किया गया है, टाइटल ऑफ द लैंड या बिल्डिंग को लेकर, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जो कंस्ट्रक्शन या उसके लिए जो कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, या जिस भी तरह से प्रमोटर को लायबल माना गया है पे करने के लिए, उनके अलग डॉक्यूमेंट्स होते होंगे उसके थ्रू। और उसके बाद जो कुछ भी, जैसे ट्रांसफर किस तरह से होगा, पेमेंट किस तरह से होगा, इन सब के लिए किस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए, सारा जो है हमारे सेक्शन 16 में दिया गया है। और ये प्रमोटर जो है, इनके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है, वो बाइंड होते हैं, बाइंडिंग ऑब्लिगेशन की तरह है कि उनको इन सारे का ध्यान रखते हुए ही पॉलिसीज की फॉर्मेशन करनी होती है, और तभी वो एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज को हैंड ओवर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स फाइनली। जी विद्योत्मा जी, क्या दीवानी अदालतें और उपभोक्ता फोरम इस अधिनियम के तहत रेरा विवादों पर विचार कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। रेरा का तो खुद ही भी नेचर सिविल कोर्ट का है, और कंज्यूमर फोरम भी कर सकते हैं, बट सबसे पहले कोई भी कंप्लेंट होगा तो पहले रेरा के पास ही जाना होगा। रेरा से, जब मैंने बार बार बताया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, रेरा से आपका समाधान नहीं होता है तो अपीलेट अथॉरिटी, इसका मतलब रेरा से ऊपर रेरा की अपीलेट अथॉरिटी, उसके बाद आप उसके साथ आप साइमल्टेनियसली कंज्यूमर फोरम जा सकते हो। एंड उसके बाद भी अगर आपको लगता है नहीं हमें और कोर्ट्स जाना है, तो एनसीएलटी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो है ही। तो ये एक प्रोसेस है, सिविल कोर्ट तक के ही पावर्स रेरा के पास है, तो अगर वहां से रिजॉल्व हो जाता है तो बेस्ट है। तो एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि आज के विषय को लेकर आप भी कॉल कर सकते हैं। फ्लैट खरीदारी के हक पर कानूनी जानकारी आप भी ले सकते हैं। हमारे साथ विद्योत्मा जी लगातार जुड़ी हुई हैं, जो आज के विषय पर जानकारी दे रही हैं। चलते चलते एक और सवाल कि खरीदार द्वारा दिशा निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में दंड क्या है? उनके लिए 5% की पेनल्टी निर्धारित की गई है अगर वो डायरेक्शंस फॉलो नहीं करते हैं। रेरा के जो भी डायरेक्शंस है वो सिर्फ बिल्डर के लिए नहीं, वो प्रमोटर के लिए भी हैं,
वो होम बायर के लिए भी है। अगर नॉन कॉम्प्लायंस होता है किसी के भी तरफ से तो 5% तक का रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के या प्रोजेक्ट को देखते हुए 5% उसका स्क्वायर फीट पे करेंगे या कैसे करेंगे, कैसी प्रॉब्लम है, इसको देखते हुए 5% तक का रखा गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए विद्योत्मा झा जी। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।